बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स के मुतालिक है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो रेजिस्टेंस के मुतालिक पढ़ा था, और उससे पहले हमने जो पढ़ा है वो करंट और वोल्टेज के मुतालिक पढ़ा था कि करंट क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या चीज़ है। आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास तीन किस्म के एलिमेंट आते हैं, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। रेजिस्टर मींस जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर क्या चीज़ होता है? कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो चार्ज की सूरत में हमारे पास एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। और इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में हमारे पास एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर और इंडक्टर जो हम पढ़ेंगे तो उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या चीज़ है और इंडक्टर क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर जो है वो हमारे पास एक लीनियर एलिमेंट है। कैपेसिटर जो है हमारे पास लीनियर एलिमेंट है और इंडक्टर भी हमारे पास लीनियर एलिमेंट है। इससे पहले हमने रेजिस्टर पढ़ा है, तो रेजिस्टर क्या करता है? वो रेजिस्टर जो है वो पावर को लॉस करने का बायस बनता है। उसके अंदर एनर्जी लॉस होता है और वो लॉस हीट की शक्ल में होता है, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर ये खासियत होती है कि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर जो है एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर भी जो है वो भी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर की डिफिनीशन क्या होगी? ए कैपेसिटर इज ए पैसिव एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट होता है जो एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में? इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर जो है आमतौर पर मुश्तमिल जो होता है, कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टिंग प्लेट और उनके दरमियान में कोई अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे। व्हेन ए वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, द सोर्स डिपॉजिट्स ए पॉजिटिव चार्ज on one plate and a negative charge on other plate. The amount of charge is directly proportional to the voltage. यानी कि ये जो प्लेटें होती हैं जब हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो जो पॉजिटिव प्लेट के साथ प्लेट जोड़ी जाएगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जो नेगेटिव प्लेट के साथ प्लेट जोड़ी जाएगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके अंदर जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो Q इज इक्वल टू सी वी। C मीन्स कैपेसिटेंस और V मीन्स उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। ये आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं कैपेसिटर के। Q इज इक्वल टू सी वी है ना। इसमें C क्या है? कैपेसिटेंस है, और V क्या है? वोल्टेज है, और Q क्या है? चार्ज है। चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है, और जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो फेराड है, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है। वी डिफाइंड कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स measured in farad. Thus 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. यानी कि एक फेराड जो है अगर 1 कूलम पर वोल्ट के हिसाब से वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 फेराड के बराबर होगी। इन रियलिटी द वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स एंड द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। इसमें अहम चीज़ ये है कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है उनकी प्लेट के एरिया के ऊपर। जितना प्लेट का एरिया बढ़ता जाएगा उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ती जाएगी, और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है, स्पेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
होता है कैपेसिटेंस के। एंड तीसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल यानी कि उस मटेरियल की परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी आप डिटेल से आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद द कैपेसिटर हैज़ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। कैपेसिटर की जो है ये जो कुछ अहम खसूसियात हैं वो पहले है व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर इज कांस्टेंट मींस नो चेंजिंग विद टाइम द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज ज़ीरो। कि अगर जो वोल्टेज जो कैपेसिटर को फराम किए गए हैं उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और वो टाइम के हिसाब से तब्दील नहीं हो रहे हैं तो I इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि I इज़ इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दस ए कैपेसिटर इज़ एन ओपन सर्किट टू DC। कैपेसिटर जो है वो DC की सूरत में एज ए ओपन सर्किट काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास दो किस्म की इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर दो किस्म की रेजिस्टेंसेस होती हैं। एक को हम कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं और एक को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटर के अंदर होती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर के अंदर होती है, और इसे हम ज़ाहिर करते हैं XC और XL। XC जो है वो बराबर होता है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। 1/2 पाई FC मीन्स यानी कि F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो 1 डिवाइडिंग बाई फ्रीक्वेंसी DC में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो 1 डिवाइडिंग बाई 0 क्या रिजल्ट आता है, इन्फिनाइट आता है। तो इस वजह से एक DC की सूरत में कैपेसिटर जो है वो उसके दरमियान रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और वो एज ए ओपन सर्किट काम कर रहा होता है। तो इसी वजह से इफ़ हाउएवर ए DC वोल्टेज इज सडनली कनेक्टेड अक्रॉस ए कैपेसिटर द कैपेसिटर बीइंग टू चार्ज। तो इस वजह से जब हम DC को सडनली कनेक्ट करते हैं तो वो कैपेसिटर क्या हो रहा होता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रहा होता है। द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो इसकी वोल्टेज होंगे कैपेसिटर के अक्रॉस वो एक तसलसल के साथ होंगे। ये नहीं है कि 0 और डायरेक्ट 5 या 0 डायरेक्ट 10, एक तसलसल के साथ कंटिन्यूअसली होंगे। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, द आइडियल कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट एनर्जी, इट टेक्स पावर फ्रॉम द सर्किट व्हेन स्टोरिंग एनर्जी एंड रिटर्न्स प्रीवियसली स्टोर्ड एनर्जी व्हेन डिलीवरिंग पावर टू द सर्किट। आइडियली कंडीशन के अंदर जो है पावर के अंदर किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं होता है, यानी कि एक आइडियल कैपेसिटर की जब हम मिसाल लेते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता है और वो एक एनर्जी को ले रहा होता है और जब अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और जिस सर्किट को फराम करना होता है उसको दोबारा रिटर्न फराम कर देता है। इसमें किसी किस्म का लॉस नहीं होता है। लेकिन ये बात किसके लिए है, आइडियल कैपेसिटर के लिए है। लेकिन हमारे पास आइडियल कैपेसिटर नहीं होता है, बल्कि कैपेसिटर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होती है। एक रियल कैपेसिटर जो होता है या नॉन आइडियल कैपेसिटर जो होता है हैज़ ए लीकेज रेजिस्टेंस। उसके अंदर क्या होती है, लीकेज रेजिस्टेंस के होती है, विच इज़ मॉडल्ड एज शोन बिलो। जैसे कि शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो शो की गई है कैपेसिटर के ऊपर। द लीकेज रेजिस्टेंस मस्ट बी एज हाई एज 100 मेगा ओम एंड कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इसकी जो लीकेज रेजिस्टेंस होती है वो इंतहाई ज़्यादा यानी कि 100 मेगा ओम है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ ओम। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो इस वजह से ये निगलेक्टेड होती है। मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। जो हम कोर्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं या जब हम सोल्यूशन करते हैं तो उसमें हम आइडियल कैपेसिटर लेते हैं। इन दिस कोर्स वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट द कैपेसिटर्स आर आइडियल। इस कोर्स में जब हम जो भी कैपेसिटर के मुताबिक इंडक्टर के मुताबिक पढ़ेंगे तो वो हम आइडियल कंडीशन में पढ़ेंगे। अब कैपेसिटर इन सीरीज़ और कैपेसिटर इन पैरेलल। जब कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया जाता है
तो कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने के नतीजे में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो इनका सम के बराबर होती है। ये बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा होता है जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो टोटल करंट जो है वो इंडिविजुअल करंट का सम होता है, यानी कि 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगाए गए हैं I1, I2, I3, तो जो टोटल करंट होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी एंड सो ऑन। जितने कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाते जाएंगे उतनी कैपेसिटर जो है वो उसकी करंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इसी तरह जो टोटल इसकी कैपेसिटेंस होती है, जब कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। जितने कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाते जाएंगे उसकी टोटल कैपेसिटेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी एज लाइक ए रजिस्टर इन सीरीज। जब हम रजिस्टर सीरीज में लगाते हैं तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस जमा होती है, लेकिन जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो उसमें टोटल कैपेसिटेंस जमा होती है। यानी कि C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आएगा समेशन ऑफ C के, ये आपको नज़र आ रहा है, समेशन इसके ऊपर n है, नीचे k इज इक्वल टू 1 है इज इक्वल टू C के। यानी कि जितने कैपेसिटर हम सीरीज़ में लगाते जाएंगे उसके नंबर ऑफ़ सीरीज़ जो है वो सम होता जाएगा। यानी कि C1, C2, C3, C4 जितने भी पैरेलल में कैपेसिटर्स लगते जाएंगे उसकी टोटल कैपेसिटेंस के अंदर जो है वो इजाफा होता जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कैपेसिटर इन सीरीज़। जब कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं उनका जो दरमियानी साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस जो कम से कम कैपेसिटर होता है उससे भी कम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि इनके दरमियान में जो है वो स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है, प्लेटों के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से ये एज लाइक ए रजिस्टर इन पैरेलल। जब हम रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो कम से कम रेजिस्टेंस से भी कम होती है। इसी तरह कैपेसिटर का भी इसी तरह होता है कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कम से कम कैपेसिटेंस से भी जो रिज़ल्ट आता है वो कम होती है। अब हम आ जाते हैं इंडक्टर। सेकंड टॉपिक है इंडक्टर के इंडक्टर क्या होता है। एन इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। ये भी एक पैसिव एलिमेंट है दैट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है कैपेसिटर, और ये मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। जनरली एन इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल of conducting wire wound around a core। जनरली एक इंडक्टर की हम मिसाल ये ले सकते हैं कि एक आपके पास कॉइल हो, कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है या जो भी आपके पास कंडक्टिंग वायर है, उसको आप किसी कोर मटेरियल के ऊपर लपेट दें या एक कोर की शक्ल में आप लपेट दें तो वो क्या होगा, वो एक इंडक्टर होगा। और इसके अंदर जो वोल्टेज होंगे V ऑफ t वो इज इक्वल टू L di/dt, यानी कि इसकी जो वोल्टेज होंगे वो डिपेंड करेंगे चेंज ऑफ करंट के ऊपर। वेयर L इज़ द इंडक्टेंस इन हेनरीज। इसमें L क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, और इसका जो यूनिट है वो हेनरीज है। और एक हेनरी जो है वो बराबर होता है 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, यानी कि 1 वोल्ट पर सेकेंड के हिसाब से जो है अगर करंट के अंदर तब्दीली आ रही है तो उसकी इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी के बराबर होगी। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी वेयर एन इंडक्टर एक्सहिबिट्स अपोजिशन टू द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि इंडक्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी होती है और जो करंट के अंदर तब्दीली आ रही होती है ये उसकी मुखालफत करती है। अब
इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अहम खसूसियात जो हैं इंडक्टर की, वो सबसे पहले है एन इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट टू डीसी सिंस V of t is equal to L di by dt, V is equal to 0 when I is equal to a constant. इसमें क्या होगा कि इंडक्टर जो है वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है डीसी का, जिस तरह कैपेसिटर जो है वो डीसी की सूरत में क्या था, ओपन सर्किट था, क्योंकि उसमें XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। F क्या हो गया, 0 हो गया डीसी की सूरत में, तो 1 डिवाइडिंग बाई 0 क्या आ जाता है, इन्फिनाइट, लामहदूद, यानी कि उसके दरमियान मज़ामत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम इंडक्टर में लेते हैं तो वो क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, XL होता है, और XL बराबर होता है 2 पाई FL। XL किस चीज़ के बराबर होता है, 2 पाई FL के। तो इस वजह से F क्या है, 0 है, तो XL क्या हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो इस वजह से वोल्टेज भी क्या होंगे, 0 होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कैपेसिटर है, आइडियल सूरत में लाइक द आइडियल कैपेसिटर द आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट एनर्जी। जिस तरह कैपेसिटर अपने अंदर जो है लॉस नहीं करता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसी तरह आइडियल इंडक्टर में भी किसी किस्म का लॉस नहीं होता है। A real inductor has a significant resistance due to the resistance of the coil as well as a winding capacitance. Thus, the model for a real inductor is shown below. पहले हमने पढ़ा था आइडियल कैपेसिटर पढ़ा था, उसमें सिर्फ कैपेसिटेंस होती है। जब हम आइडियल इंडक्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ इंडक्टेंस होती है, किसी किस्म की रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं होती है। लेकिन रियल जो होता है इंडक्टर, चूँकि वायर पर मुश्तमिल होता है, तो उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से जो वायर है उसके दरमियान गैप होता है, तो उसकी कैपेसिटेंस भी होती है। तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि एक रियल इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस भी होती है, इंडक्टेंस तो होती है, कैपेसिटेंस भी होती है, लेकिन ये वैल्यूज़ चूँकि इंतहाई कम होती है, तो इस वजह से इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इंडक्टर को एज ए प्योर इंडक्टर ही लेते हैं, आइडियल कंडीशन में हम लेते हैं। सीरीज इंडक्टर, जब इंडक्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह इंडक्टर को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसमें भी टोटल इंडक्टेंस जो है वो क्या हो रही होती है, प्लस हो रही होती है, यानी कि टोटल इंडक्टेंस जो है वो बराबर होती है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन। जितने इंडक्टर हम सीरीज में जोड़ते जाएंगे टोटल इंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। जब हम इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में टोटल इंडक्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जो टोटल यानी कि कम से कम इंडक्टेंस से भी कम रिजल्ट आता है। बिल्कुल इसका भी जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो बिल्कुल रेजिस्टर की तरह है। जिस तरह हम पैरेलल में रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो टोटल के रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह इसमें भी पैरेलल इंडक्टर जो जब हम जोड़े जाते हैं तो इसका जो फार्मूला होगा वो 1/L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन। Thank you.